हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेजेबल। हम पढ़ रहे थे पॉलिटी। पॉलिटी के जो हमने लास्ट के 2 लेक्चर्स थे उनमें हमने ये पढ़ा था कि पॉलिटी क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, छोटी मोटी बातें देखी थी फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, यानी जिस असेंबली ने, जिस बॉडी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो कैसे बनी थी, उसकी ऑर्गेनाइजेशंस कैसे थी, उसकी बनावट कैसे थी, उसका स्ट्रक्चर कैसे था, उसकी संरचना कैसे थी, ठीक है। और उसके कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर और इंपॉर्टेंट कमिटी, जैसे कि हमने ड्राफ्टिंग कमिटी पढ़ी थी। अब हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करना है, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था, तो अब हमारा जो अगला टॉपिक होना चाहिए वो होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता देना चाहता हूं, जिसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और अगर क्वेश्चन नहीं भी आए तो ये चीजें हमें जनरली पता भी होनी चाहिए। जैसे हम बार बार बात करते हैं कि हमारे इंडिया की जो, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों का, बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। फिर हम बार बार बात करते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या होता है, मेजोरिटीज क्या होती है। जैसे हम कई बार आते हैं, बात करते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि भाई सिंपल मेजोरिटी से ये बिल पास कर दिया गया, इस बिल के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए थी, इस बिल के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए थी। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। इंडिया में जिस तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो वो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंग्लैंड यानी ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं और ऐसी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और कई बार एग्जाम में कॉन्सेप्ट के रूप में ये पूछ भी ली जाती है, ठीक है। तो आज हम इस तरह से बात करेंगे। तो मैंने डिफरेंस की फॉर्म में लिख दी है ताकि हमें इनको सिर्फ एक्सप्लेन करना रहे, ठीक है, इसलिए मैंने पहले ये लिख दी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। जैसे अगर अपन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडिया हमारे पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंग्लैंड की बात करें तो वहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला फीचर, आर्टिकल्स एंड प्रोविजंस आर रिटन इन वन सिंगल बुक। मतलब जो भी आर्टिकल्स और प्रोविजन है वो एक किताब के अंदर, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो बुक है उसके अंदर लिख दिए गए। अब जो भी लॉ बनेंगे उनके बेस यही होंगे, जो भी आर्टिकल्स है, चाहे हमारे फंडामेंटल राइट्स हो, फंडामेंटल ड्यूटीज हो, डीपीएसपी हो, इमरजेंसी सिस्टम हो, इमरजेंसी प्रोविजंस हो, प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल्स हैं, गवर्नर के हैं, वो सारी चीजें, सब कुछ हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिंगल बुक में लिखा हुआ है कि भाई हमारे जो भी लॉ बनाएंगे या फिर जो भी सिस्टम होगा वो उसके अकॉर्डिंग ही होगा। वही अगर अनरिटन की बात करें तो नॉट कॉपीड इनटू सिंगल बुक, वहां पे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ रिटर्न में नहीं है, रिटर्न में जरूर है वहां पर, लेकिन क्या होता है कि एक बुक के अंदर उनको कंपाइल नहीं किया हुआ है। जैसे आज पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, वो पेपर हो गया, वो हो गया, कल को दूसरा लॉ बनाया, वो भी लॉ हो गया, वो कंपाइल नहीं किया हुआ है, ठीक है, और उनका कुछ बेस नहीं है। जो पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया वो फाइनल है, ठीक है। सेकंड, जनरली कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। अब आपके पास रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका सारा काम ही कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली सुप्रीम हो गया, ठीक है। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में जनरली कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। जबकि अगर इसकी बात करें तो पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। पार्लियामेंट सुप्रीम देखिए कैसे होती है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कैसे होता है और इसमें पार्लियामेंट सुप्रीम कैसे होती है, ये मैं आपको बताता हूं। अब जैसे इंडिया है, इंडिया में आपको कोई भी लॉ बनाना है, तो लॉ बनाना है तो वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं हो सकता। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट होता है तो जुडिशरी जो है उसको स्क्रैप कर देती है या फिर उसको वॉइड कर देती है, यानी कि उसको पूरी तरह से सिरे से खत्म कर देती है। लेकिन वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, यानी आपके पास कोई भी आर्टिकल और प्रोविजंस नहीं है जिसके बिहाफ पर आपको लॉ बनाना है, तो पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया वो फाइनल है, उसको जुडिशरी भी चैलेंज नहीं कर सकती है। तो इसलिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, यानी पार्लियामेंट के पास ही होल एंड सोल पावर होती है। फिर बात करते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये बहुत ही कॉमन सी बात है, ये आप भी समझ सकते हैं। इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन क्या कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक फिक्स्ड बॉडी ने बनाया। बॉडी कौन थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि हमने पढ़ ली, ठीक है। तो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी फिक्स एक बॉडी ने बनाया और एक फिक्स डेट को हमने इसको इनेक्ट किया,
ठीक है, जैसे हमें लिखा है ना 26 नवंबर 1949, ठीक है, तो इस दिन हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट किया था। जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट नहीं होता है, जबकि क्या होता है, इवॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट हर बार जब भी चाहती है, जब भी उन्हें नीड होती है, जब भी रिक्वायरमेंट होती है, तब एक नया लॉ बनाती है, तो वो इवॉल्व होता जाता है, वो इनेक्ट नहीं होता है, वो हर बार इवॉल्व होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होगा और अनरिटन हमेशा इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इसमें अगर हम बात करें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, जुडिशरी एंजॉयज वाइड पावर, यानी जुडिशरी हमारे जो न्यायपालिका है उसके पास बहुत सारी शक्तियां होती है। क्यों होती है? क्योंकि जुडिशरी के पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। अब पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बनाया और जुडिशरी ने चेक किया उसको और उन्हें महसूस हुआ कि भाई ये तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, और अगर वो उसके अगेंस्ट जा रहा है तो उसको क्या कर देते हैं, स्क्रैप कर देते हैं, यानी पार्लियामेंट से भी आगे जाकर वो उसको स्क्रैप कर देते हैं। तो जुडिशरी के पास वाइड पावर होती है, जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी के पास कोई ज्यादा पावर नहीं होती है, लिमिटेड पावर होती है। अगर इंग्लैंड की बात करें हम, जैसे ब्रिटेन की बात करें, तो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया है तो जुडिशरी उसको स्क्रैप नहीं कर सकती, उसको चैलेंज नहीं कर सकती। ठीक है, फिर हम बात करें गिव्स बर्थ टू फेडरल और यूनिटरी सिस्टम। अब जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उससे फिर आप चाहे फेडरल सिस्टम बनाइए चाहे यूनिटरी सिस्टम बनाइए। अब फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, ये जस्ट हमारा अगला टॉपिक ही है, सो डोंट वरी। तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल सिस्टम या फिर यूनिटरी गवर्नमेंट दोनों को ही बर्थ दे सकता है, यानी जिस देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर फेडरल सिस्टम की भी पॉसिबिलिटी है और यूनिटरी सिस्टम की भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो सिर्फ फेडरल सिस्टम या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही बन सकती है या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही बन सकती है। फिर बात करते हैं अनरिटन में, तो गिव्स बर्थ टू ओनली यूनिटरी सिस्टम। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम को ही बर्थ देता है। ठीक है, यानी वहां पर जहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट ही होगी। जैसे हम इंग्लैंड की बात करें, सबसे आइडियल एग्जांपल है, यूनिटरी गवर्नमेंट है वहां पर। ठीक है, हालांकि वहां पर स्टेट्स भी है, उनकी गवर्नमेंट भी है, लेकिन क्या होता है कि जहां पर स्टेट और गवर्नमेंट है वहां पे सेंटर, एक मेन गवर्नमेंट तो सेंटर हो गई, स्टेट है वो उनके सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गन है। ठीक है, उनके पास इतनी पावर्स नहीं होती है जिस तरह से इंडिया या यूएसए में। यूएसए एक आइडियल फेडरल कंट्री है, ठीक है ना, आइडियल फेडरल कंट्री है, वहां पर हर स्टेट के पास अपने बिल्कुल पावर है, सेंटर और स्टेट के जो गवर्नमेंट है वो एक दूसरे से इंफीरियर नहीं है, वो होता है फेडरल। फिर हम बात करते हैं कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, वो उसके प्रोविजंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जबकि अनरिटन हमेशा फ्लेक्सिबल होगा। भाई आज मैंने ये लॉ बनाया, कल पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, कल उन्हें लगा कि नहीं नहीं ये लॉ तो सही नहीं है, हमें दूसरा लॉ बना देना चाहिए इसको हटा के, तो उन्होंने हटा के उसको दूसरा लॉ बना दिया। तो हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रही, आपके पास काम करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रही। जबकि यहाँ पर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर कोई भी लॉ नहीं बना सकते, आपकी सिचुएशन रिजिड भी रहती है। लेकिन कई पॉइंट ऐसे भी है जहां पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, वो प्रोविजन पर डिपेंड करता है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा फ्लेक्सिबल ही होगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स एंड प्रोविजन आर रिटन इन अ सिंगल बुक, अनरिटन नॉट कॉपीड इनटू अ सिंगल बुक। जनरली कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सुप्रीम होगा जनरली, मोस्टली। ठीक है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट सुप्रीम होगी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड होगा। हमारा जैसे अगर बात करें तो हमारा इनेक्ट कब हुआ, 26 नवंबर 1949, इस दिन इनेक्ट हुआ। ठीक है, ये इनेक्ट नहीं, इवॉल्व होता है, क्योंकि हर बार नया लॉ आता है, हर बार नए एक्ट आते हैं, हर बार नए प्रोविजंस बनते जाते हैं, तो वो इवॉल्व होता जाता है। ठीक है, जुडिशरी एंजॉयज वाइड पावर, मैंने समझा ही दिया, जुडिशरी के पास बहुत ज्यादा पावर्स होती है, यहाँ पर जुडिशरी के पास लिमिटेड पावर्स है। गिव्स बर्थ टू फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल या फिर यूनिटरी गवर्नमेंट किसी को भी ये बर्थ दे सकता है, यानी कि अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहां पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकती है और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकती है। फिर अनरिटन गिव्स बर्थ टू ओनली यूनिटरी गवर्नमेंट, सिर्फ यूनिटरी गवर्नमेंट को बर्थ देगा ये। ठीक है, रिटन रिजिड और फ्लेक्सिबल, इट कैन बी ऑलवेज फ्लेक्सिबल। अब देखिए, अब बात करते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है?
अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया में ना तो प्रॉपरली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, न ही यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इस बारे में बहुत डिस्कशन हुआ, काफी सारे आर्ग्यूमेंट हुए। किसी ने कहा नहीं ये पूरी तरह से फेडरल है, किसी ने कहा नहीं ये फेडरल नहीं है, क्योंकि हमारे पास सारे के सारे जो आइडियल फेडरल के जो प्रॉपर्टीज होती है, आइडियल फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है कि भाई आपके पास तो आइडियल फेडरल फॉर्म की प्रॉपर्टी है ही नहीं। जैसे आपके पास तो सिंगल सिटीजनशिप ही है, इंडिया में हमारे पास एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप ही है। तो सिंगल सिटीजनशिप तो फेडरल में होती ही नहीं, फेडरल में तो डुअल सिटीजनशिप भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर भाई आपके कुछ प्रोविजन तो फेडरल है, आपके कुछ प्रोविजन यूनिटरी के, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये डिसीजन दिया कि जी नहीं, हमारे यहाँ पर बेसिक फॉर्म ऑफ नेचर तो फेडरल है, लेकिन ये प्रॉपर फेडरल नहीं है, इसलिए हमने इसको कहा क्वासी फेडरल। देखिए यहां लिख देता हूं, ठीक है, हमने इसको क्वासी फेडरल का। क्वासी फेडरल का मतलब क्या होता है, यानी थोड़ा फेडरल, पूरी तरह से नहीं है, लेकिन हाँ बेसिकली क्वासी फेडरल है, यानी फेडरल है लेकिन प्रॉपरली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो अब हम देखते हैं फेडरल और यूनिटरी सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है, या फिर ये दोनों चीजें क्या होती है। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसा मैंने बताया यूएसए आइडियल एग्जांपल है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का, और ऑस्ट्रेलिया और भी कई सारे मेजर, ये दो आम नए मैंने कंट्री बताई आपको। यूनिटरी यूके, फ्रांस, जापान, ठीक है, ये यूनिटरी के एग्जांपल। तो ये याद रखना, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से किस देश में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो मेजर तौर पर यूके, फ्रांस, जापान, ठीक है, और फेडरल और यूएस और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों में से एक आपको मिलेगा क्योंकि ये मेजर कंट्रीज है। ठीक है, तो देखिए फेडरल, सबसे पहले फेडरल की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, दो प्रकार की सरकार होती है। कौन सी, दैट इज एक तो हो जाती है सेंटर और एक हो जाती है स्टेट। दो सरकारें होती है, एक सेंटर में यानी केंद्र सरकार, एक स्टेट में यानी कि राज्य सरकार, और दोनों ही नॉन इंफीरियर अदर देन, यानी कि कोई भी इस तरह से तुलना नहीं कर सकते कि इस सरकार, ये सरकार बड़ी है या इस सरकार के पास ज्यादा पावर और इस सरकार के पास कम पावर है, दोनों ही बराबर शक्तिशाली होती है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी स्टेट भी उतने ही शक्तिशाली होते हैं जितने सेंटर होता है। तो टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, सेंटर एंड स्टेट। मस्ट बी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। अगर मान लो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है और आपका फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो क्या हुआ, तो क्या होगा, कल को स्टेट और सेंटर के बीच या फिर किन्हीं दो स्टेट के बीच में लड़ाई हुई, ठीक है, और आपके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास प्रॉपर प्रोविजन नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स प्रॉपर तरीके से डिफाइंड नहीं है। अब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है ही नहीं, तो फिर दो स्टेट के बीच में लड़ाई तो वो सॉल्व कैसे होगी, कुछ बेस होना चाहिए ना कि इस बेस पर या इन प्रोविजंस पर हम इस डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे, वो आपके पास नहीं होंगे तो आपको दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना कंपलसरी है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन ही उसी के प्रोविजन सुप्रीम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कल को पार्लियामेंट ने कह दिया और उस तरह से हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है वही सुप्रीम होने चाहिए, वही प्रिवेल करने चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल सुप्रीम कोर्ट। जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि वो किसी से भी लिंक नहीं होना चाहिए। आपका सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी आपकी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट पावरफुल होना चाहिए। अब ये बातें थी फेडरल सिस्टम की। अब आपको कोई भी पूछे कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, तो आप उसको सीधा सीधा बता सकते हैं कि भाई फेडरल सिस्टम टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, सेंटर एंड स्टेट। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी सुप्रीम, इंडिपेंडेंट पावरफुल सुप्रीम कोर्ट। ये चीजें अगर कहीं पर है तो वो फॉर्म ऑफ कौन सी हो गई, फेडरल। अब जैसे अपन इंडिया की बात करें तो ये भी सिस्टम है हमारे पास, टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी है, सेंटर भी है, स्टेट भी है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम भी है, इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी भी है यानी सुप्रीम कोर्ट भी है। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रॉपर फेडरल नहीं है लेकिन हम क्वासी फेडरल है, यानी हम फेडरल की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं। हम आने वाले टॉपिक में ये भी पढ़ेंगे कि हमारा जो इंडिया का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरल प्रोविजंस कौन कौन से हैं और यूनिटरी प्रोविजंस कौन कौन से हैं। तो उससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि हमारा इंडिया क्वासी फेडरल किस तरीके से है। अब बात करते हैं
यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, ये मैंने बता ही दिया, यूके, फ्रांस, जापान, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होती है, ओनली वन सुप्रीम गवर्नमेंट, सुप्रीम गवर्नमेंट एक ही होती है। मैंने आपको यहां पर भी बताया था कि स्टेट्स में होती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग बॉडी होती है सेंटर की, जैसा सेंटर कहता है उनको वैसा ही करना पड़ता है, उनके खुद के लॉ बनाने की उनके पास पावर्स वगैरह नहीं होती है। तो ओनली वन सुप्रीम गवर्नमेंट दैट इज सेंटर, ओनली वन सुप्रीम गवर्नमेंट दैट इज सेंटर। रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अब यूनिटरी गवर्नमेंट है तो उनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है या फिर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, दोनों ही चलेंगे, और हमेशा वो फ्लेक्सिबल ही होगा। फ्लेक्सिबल क्यों होगा, क्योंकि यूनिटरी गवर्नमेंट है, वो जैसा चाहेगी उस तरह से हो जाएगा। ऐसा है ही नहीं कि भाई स्टेट और दो स्टेट्स के बीच में आपसे डिस्प्यूट हो गया, सेंटर और स्टेट के बीच में आपसे डिस्प्यूट हो गया, क्यों, क्योंकि स्टेट्स में तो पावरफुल गवर्नमेंट ही नहीं है, वो तो सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग आर्म है, वो तो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के कोऑर्डिनेटिंग आर्म होगी, ठीक है। जुडिशरी इज नॉट दैट पावरफुल, जुडिशरी पावरफुल नहीं होगी। इवन ब्रिटेन में अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया, किसी भी तरह का लॉ बना दिया, तो जुडिशरी उसको स्क्रैप या वॉइड घोषित नहीं कर सकती या उस लॉ को चैलेंज नहीं कर सकती। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने सुना होगा 1215 में, आई थिंक 1215, आई थिंक एक मैग्ना कार्टा आया था, वो इंग्लैंड में आज भी चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैंने बताया ना इवॉल्व होता है, लॉ पे लॉ आते जाते हैं, लॉ पे लॉ आते जाते हैं, और वो हमेशा वैलिड रहते हैं जब तक कि उनको स्क्रैप नहीं कर देती है पार्लियामेंट खुद, तब तक वो वैलिड रहते हैं। तो अब ये देखिए 1212 एडी तब का लॉ अब तक वहां पर प्रिवेल कर रहा है, यानी अब तक वहां पर चल रहा है। जुडिशरी पावरफुल नहीं होती है, जुडिशरी पार्लियामेंट के बनाए हुए किसी भी लॉ को स्क्रैप पूरी तरीके से स्क्रैप नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में। टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ओनली वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मस्ट बी रिटन, रिटन और अनरिटन। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, यहाँ पे फ्लेक्सिबल हो सकता है। इंडिपेंडेंट पावरफुल सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे जुडिशरी इज नॉट दैट मच पावरफुल, ओके। फिर हम बात करते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। भाई हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसा कि अपन इनके नाम से ही थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि भाई रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। अगर मैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो देखिए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके जो प्रोविजंस हैं उनको चेंज करना है आपको, तो उसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी डिफिकल्ट होगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। हालांकि सारे की नहीं, लेकिन कई सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उनको चेंज करने के जो प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगी। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जब हम प्रेसिडेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी पढ़ेंगे। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि आज तक इंडिया में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया गया हो, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसका पूरा प्रोसेस बहुत ही लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है, ठीक है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होगा, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसके प्रोविजंस को इजीली मॉडिफाई किया जा सके या फिर इजीली उसमें अमेंडमेंट किया जा सके, उसमें इजीली संशोधन किया जा सकते, उसकी प्रोसेस जो है किसी भी प्रोविजन की वो बहुत ही इजी रहे। जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी चीजें डायरेक्ट सिंपल मेजोरिटी से ही हो जाती है, समझे आप। जैसे अगर हम बात करें किसी भी स्टेट है, कोई भी स्टेट है, उस स्टेट का अगर आपको नाम चेंज करना है, उसकी बाउंड्रीज चेंज करनी है तो इजीली हो जाती है, सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हो जाता है और वो काम हो जाता है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं हमारा जो इंडिया है उसका कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है। तो ये एक और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स है, यहाँ से आप हमारे खुद के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर निकाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये क्या फीचर हो गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों तरह की क्वालिटीज है। अब देखिए सबसे पहले रिटर्न, हमारा सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है,
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है और पावरफुल जुडिशरी भी है, हमारे पास टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या हो गई, ये सब चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स भी तो हो गए, यानी हमारे संविधान की विशेषताएं भी तो है ही है, ठीक है। तो ये भी हमारी साथ में कवर हो गई। अब बात करते हैं मेजोरिटी की, बात करते हैं हम न्यूज़पेपर में कई बार पढ़ते हैं कि सरकार ने सिंपल मेजोरिटी से ये बिल पास कर दिया, ये बिल एब्सोल्यूट मेजोरिटी से होगा, स्पेशल मेजोरिटी से होगा। तो मेजोरिटी किस किस तरह की होती है और क्या होती है वो हम देखेंगे। देखिए मेजोरिटी चार तरह की होती है, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले सिंपल मेजोरिटी की बात करूं तो सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, नॉट लेस देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी सिंपल मेजोरिटी, अगर कोई बिल आया, अब इनके अंदर कौन कौन से बिल आते हैं, एब्सोल्यूट में कौन से बिल आते हैं, इफेक्टिव में किस तरह के बिल आते हैं, स्पेशल मेजोरिटी में किस तरह के बिल आते हैं, यानी कि भाई कोई बिल आया वो कौन सी मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ये हम आगे आते जाएंगे ना, तब टॉपिक के बीच में आते जाएंगे तो आपको पता लगता जाएगा, हाँ ये बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, ये इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होता है, ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है, ठीक है। तो हम वो आगे साथ में देखते जाएंगे। तो अभी हमें ये पता होना चाहिए, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए ना कि सिंपल मेजोरिटी क्या होती है। कहीं पर आया कि हाँ भाई ये इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल मेजोरिटी, नॉट लेस देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी अगर कोई बिल सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना है तो उसकी कंडीशन क्या है कि भाई 50% लोग वहां पे जितने प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, यानी पार्लियामेंट में। अब जैसे पार्लियामेंट में कोई बिल आया, कई बार अपन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि इस पार्टी ने इस बिल को लेके वॉकआउट कर दिया, यानी उन्होंने वोट नहीं दिया, प्रेजेंट तो थे लेकिन वोट नहीं दिया, वो चले गए वहां से। तो जो प्रेजेंट है, जैसे कि मान लिया 545 जनों की कैपेसिटी है पार्लियामेंट की, अब 545 में से मान लीजिए कि 300 जने बाहर चले गए, अब आपके 245 ही बचे, ठीक है। या फिर 245 जने बाहर चले गए, अब आपके पास 300 जने ही बचे। तो अगर उस बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना है तो अभी प्रेजेंट कितने कि 300 जने प्रेजेंट है, इसके 50% कितने यानी 150। तो यानी अगर 150 ने पास कर दिया इस बिल को तो फिर वो बिल सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टोटल हाउस की कैपेसिटी चाहे 545 ही क्यों ना हो, तो वो हो गई सिंपल मेजोरिटी। अब सेकंड होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। यानी अगर आपके हाउस की कैपेसिटी 545 है तो उसका 50% ही होना चाहिए। अगर वहां पर कोई एब्सेंट है, मान लीजिए 200 जन एब्सेंट ही है और 300 जन ही अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं है कि 150 ने उस बिल को पास कर दिया तो बिल पास हो जाएगा। इस 545 का 50% होना चाहिए, ठीक है। ये होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब बात करते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसीज। वैकेंसी क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन हुए, सारे एमपी इलेक्ट हो गए, एमपी इलेक्ट होके पार्लियामेंट में चले गए, लेकिन क्या हुआ बीच में किसी एमपी की डेथ हो गई, या फिर किसी ने रिजाइन कर दिया, या फिर किसी दूसरे कारणों से उसको निकाल दिया गया, ठीक है, रिमूव कर दिया गया, तो वो सीट वैकेंट हो गई। अब वो वोट कैसे देगा, अब मान लीजिए 545 है एब्सोल्यूट मेजोरिटी के लिए तो टोटल मेंबरशिप, लेकिन इफेक्टिव मेजोरिटी की जब अपन बात करते हैं तो टोटल मेंबरशिप में से वैकेंसीज घटा दी जाती है, ज्यादा नहीं होती है, 2-4 हो जाती है कई बार, जैसे कोई एमपी की डेथ हो जाती है, या फिर किसी ने रिजाइन कर दिए, किसी ने रिजाइन कर दिया, या फिर किसी को निकाल दिया, रिमूवल हो गया किसी एमपी का, तो उस वजह से वो वैकेंसीज आती है, उनको हम माइनस कर देते हैं और फिर जो बचते हैं उसका 50% इफेक्टिव मेजोरिटी होती है। फिर बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी। अब स्पेशल मेजोरिटी को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। एक तो कि भाई जितने प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उनमें से 2/3, ठीक है, उनके 2/3 ने अगर वोट दे दिया तो वो बिल पास हो जाएगा, या फिर नहीं दिया तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। और 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, यानी 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अब आप ये देखिए 545 यानी 545 का 2/3 ऐसे बिल जो अगर इस स्पेशल मेजोरिटी में इस प्रोविजन से पास होते हैं, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस,
उनको इस क्वांटिटी से पास होना जरूरी है। इसके अंदर आता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए अगर वोटिंग होती है तो वो इस मेजोरिटी से होती है, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। वो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, आप भी समझते हैं, इसलिए इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट नहीं होता है। और इससे पहले भी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए काफी सारे रूल्स होते हैं, पहले क्या करना पड़ता है, वो सब चीजें हम आगे प्रेसिडेंट के टॉपिक को जब स्टडी करेंगे उसमें पढ़ेंगे, तब मैं आपको उसमें बताऊंगा कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए सबसे पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाता है, एक सदन इंक्वायरी करता है, बाकी सारी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है इसका। उसके सबसे लास्ट में जाकर के इस स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, नहीं तो प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया जा सकता। तो ये हमारी हो गई मेजोरिटीज, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी, जो कि मैंने दो तरह की बताई। इनमें कई सारे बिल होते हैं वो इसमें आते हैं और कई सारे बिल होते हैं जो इसमें आते हैं। मोस्टली इसके अंदर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, रिटन अनरिटन देख लिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख ली, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया और मेजोरिटीज देख ली। हाँ, अब हमारे पास एक टॉपिक और बच जाता है, एक टॉपिक हमारे पास और बच जाता है, वो रह जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो मैं उसके भी एक बार डिफरेंशिएट करके आपके सामने लिख देता हूं और फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। चलिए, अब हमें पढ़ना था पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में थोड़ा सा समझना इसको। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव्स आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, कार्यपालिका। लेजिस्लेचर क्या होती है, कानून जो बनाती है, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव्स आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स कौन से हैं, हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, हमारे जो मंत्री हैं। मंत्रियों की बात करें, जैसे हमारे होम मिनिस्टर कौन है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, हमारे एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर्स कौन है, ठीक है, हमारे जो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर है वो कौन है, तो वो सारे मिनिस्टर्स कौन है, हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है, ठीक है। तो ये सब कौन होते हैं, ये सारे जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है, ठीक है, सीओएम में है, वो हमारे सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। वो लेजिस्लेचर की तो पार्ट है भाई। पहले तो वो लेजिस्लेचर बने, यानी पहले तो वो एमपी बने, फिर एमपी के बाद उन्हें चुना गया एज ए एग्जीक्यूटिव के भाई आप इस डिपार्टमेंट के हेड है, हेड यानी आप इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है, आप इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है। तो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर होते हैं, यानी लेजिस्लेचर में से ही चुने जाते हैं और वो लेजिस्लेचर के पार्ट रहते हैं, यानी लेजिस्लेचर का हिस्सा रहते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव प्रॉपर्ली पूरी तरह से अलग बॉडी होती है और लेजिस्लेचर पूरी अलग बॉडी होती है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय पीएम। अब उन सारे जो भी मिनिस्टर होते हैं, यानी मंत्री होते हैं, जिनको हम कहते हैं मंत्री है, ये केंद्रीय मंत्री है भाई, ये रेलवे मंत्री है, ये हमारे जल संसाधन मंत्री है, ये हमारे गृह मंत्री है, ये हमारे रक्षा मंत्री है, उनको रिप्रेजेंट कौन करता है, मतलब उनका हेड कौन हो जाता है, पीएम हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हेड ऑफ गवर्नमेंट तो होता है पीएम, लेकिन आपको पता है साइन सब जगह किसके चलते हैं, प्रेसिडेंट के। तो हम ये कह सकते हैं कि हेड ऑफ गवर्नमेंट तो पीएम होता है, लेकिन हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट। हालांकि इसके पास, प्रेसिडेंट के पास कुछ बहुत ज्यादा शक्तियां नहीं होती है, ये बेचारे को ऐसे ही बनाया हुआ होता है, ठीक है। तो हेड ऑफ स्टेट तो होता है प्रेसिडेंट। जो भी मोदी जी करेंगे, जो आज हमारे प्रधानमंत्री है, जो भी मोदी जी करेंगे वो किसके नाम में करेंगे, राष्ट्रपति के नाम से करेंगे। साइन सब जगह राष्ट्रपति के होंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल हेड ऑफ गवर्नमेंट हो जाएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम में, यानी हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट या फिर मोनार्क। जो जहां पर जैसे इंग्लैंड में बात करें तो इंग्लैंड की क्वीन ऑफ इंग्लैंड है वो मोनार्क, ठीक है ना। तो वो हेड ऑफ स्टेट होती है, लेकिन एक्चुअल हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है पीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट दोनों ही प्रेसिडेंट होता है, यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होगा और हेड ऑफ स्टेट दोनों ही कौन होगा, प्रेसिडेंट ही होगा। उसी को कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम।
फिर अगर हम बात करें मिनिस्टर्स आर फ्रॉम पार्लियामेंट, ये अपन ने इसमें भी देखा लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर कौन है, पार्लियामेंट में बैठे वही तो लेजिस्लेचर है, ठीक है। तो मिनिस्टर्स कहां से होंगे, पार्लियामेंट से, यानी संसद से ही हमारे सारे मंत्री चुने जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट अपनी टीम खुद चुनता है, प्रेसिडेंट को ये कंपलसरी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट है या फिर जो लेजिस्लेचर है उन्हीं में से अपना एग्जीक्यूटिव चुनेगा। प्रेसिडेंट कहीं से भी चुन सकता है, कंट्री सिटीजन्स में से किसी को भी बना सकता है, भाई किसी को भी बना सकता है, भाई आप हमारे देश के रक्षा मंत्री हो, उसको लगना चाहिए कि हाँ ये कैपेबल है, इसके अंदर क्वालिटी है, तो वो उसको वो डिपार्टमेंट दे सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो इलेक्टेड हो या फिर लेजिस्लेचर में हो, हमारे यहाँ पर ये कंपलसरी है कि उसका पार्लियामेंट में होना जरूरी है। मानिए अब कई बार क्या होता है कि मानिए ऐसा होता है कि कोई किसी फील्ड में बहुत सुपीरियर होता है, उसको उस फील्ड का बहुत नॉलेज होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे, जो पहले हमारे मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है, मनमोहन सिंह वो थे, या फिर अभी अगर बात करें तो एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है, ठीक है। तो इन लोगों को क्या है, अपने फील्ड में बहुत नॉलेज है। जैसे एस जयशंकर की हम बात करें तो वो पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर में सेक्रेटरी रह चुके हैं, काफी लंबे टाइम तक उन्होंने एज अ सेक्रेटरी वहां पर काम किया, तो उन्हें इन सब चीजों का बहुत नॉलेज है, ठीक है। तो मानो कई बार वो इलेक्शन नहीं जीत पाते, तो पार्लियामेंट में नहीं आ पाते, तो फिर अगर ऐसा होता है तो आपने उनको एक बार मिनिस्टर बना दिया, तो एक बार फिर उनको 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट में लाना पड़ता है, चाहे वो कैसे भी लेके आए। फिर वो मनोनीत सदस्य भी हो सकते हैं, उनको मनोनीत भी कर सकते हैं, और राज्यसभा से भी वो इलेक्ट करवा के लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से उनको पार्लियामेंट में लेके आया जा सकता है, ठीक है। तो आप मिनिस्टर हमेशा पार्लियामेंट से ही होना चाहिए। अगर आपने किसी को मिनिस्टर बना दिया और 6 महीने यानी 6 मंथ्स के ड्यूरेशन के अंदर आप उन्हें पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बना पाए, तो फिर वो मिनिस्टर नहीं रहते, उन्हें वो मिनिस्टर का पद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट चूज हिज टीम हो ही गया, जैसे हमने बात करी, लिखिए प्रेसिडेंट अपनी टीम खुद चूज करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लेजिस्लेचर में से चुनना जरूरी है या उसका पार्लियामेंट में होना जरूरी है। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं, राज्यसभा अपर हाउस होता है, ठीक है। ये भी कई जनों को कंफ्यूजन होता है कि भाई शक्तियां तो ज्यादा लोकसभा के पास होती है, तो फिर इसको लोअर हाउस और अपर हाउस क्यों कहते हैं। ये इंग्लैंड का नियम है, ठीक है। इंग्लैंड में इस तरह से होता था कि जो अपर हाउस उसे हाउस ऑफ स्टेट कहा जाता था, यानी कि हमारे यहाँ पर राज्यसभा की बात करते हैं, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन, हमारे सारे के सारे मंत्री, जो हमारी कैबिनेट है, हमारे सारे के सारे मंत्री, वो किसके लिए, किसको लेके जिम्मेदार है, लोकसभा को जिम्मेदार है। मानिए किसी मंत्री ने गलत डिसीजन ले लिया, ठीक है, गलत डिसीजन ले लिया और सरकार गिर गई, तो ये सारे लोकसभा में जो भी मेंबर बैठे वो उस गवर्नमेंट के बैठे, उन सबको रिजाइन देना पड़ेगा, सरकार पूरी जाएगी। तो ये किसको लेके जिम्मेदार है, लोकसभा के लिए ये जिम्मेदार है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, यहाँ पर कोई रेस्पॉन्सिबल है ही नहीं, क्यों, क्योंकि पहली बात तो वो खुद लेजिस्लेचर से है ही नहीं, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों ही प्रॉपर्ली इंडिपेंडेंट अलग अलग बॉडीज है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहां पर भी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम इंग्लैंड में भी है। अब इंग्लैंड के पार्लियामेंट्री सिस्टम और हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या फर्क है, भाई दोनों जगह पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो हमारे और उनमें क्या फर्क है। देखिए सबसे पहले, वैसे हम ये चीजें पढ़ चुके हैं, पर मैं आपको कई बार आ जाता है कि दोनों में डिफरेंस बताइए, तो इसलिए मैं आपको स्पेशली बता देता हूं। जैसे वहां पे जो हेड ऑफ स्टेट है वो होगा वहां की क्वीन, मोनार्क। हमारे यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होगा, यानी हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आएगा, वही हेड ऑफ स्टेट होगा, वहां पे इलेक्टेड नहीं होता है। इसलिए हमारी कंट्री रिपब्लिक है और इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है, ठीक है। दूसरा, वहां पर यूनिटरी सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारे पास फेडरल सिस्टम है, फेडरल कह सकते हैं, फिर क्वासी फेडरल है, ठीक है। तो ये दो बड़े डिफरेंस है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में है। क्या, एक तो हम रिपब्लिक है, वो रिपब्लिक नहीं है। हमारा हेड ऑफ स्टेट रिपब्लिक होने का मतलब क्या है कि हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होगा, वो रिपब्लिक होता है। चाहे हम प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव यानी जिनको हमने इलेक्ट किया वही तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, पर प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड एंड देयर प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड, देयर हेड ऑफ स्टेट इज नॉट इलेक्टेड, ठीक है। तो वो रिपब्लिक नहीं है, हम रिपब्लिक है, ठीक है। दूसरा, उनके वहां पर यूनिटरी सिस्टम है, हमारे पर यूनिटरी सिस्टम नहीं है, ठीक है।
तो हमने ये सारी छोटी मोटी चीजें जो कि हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करने से पहले, क्योंकि कई बार ये चीजें आएंगी बीच में, जैसे मान लीजिए वर्ड आ गया पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये चीजें आ जाती है तो फिर हमें पता होना चाहिए। हमें अगर रेफरेंस मिलता है कि हाँ हमें ये चीजें पता है तो फिर आगे जाके हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें चीजें आसानी से समझ में आती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।